तो आइए दोस्तों आगे हम चलते हैं और पास में ही हमारे इस डूंगरी के पास में वो जो डूंगरी आपको दिखाई दे रही है वो बीजक की पहाड़ियाँ कहलाती हैं, जहाँ एक हनुमान जी का मंदिर भी है, साथ में मौर्य कालीन वहाँ अवशेष हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम आपको वो दिखाने के लिए जाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं उस स्थान की ओर। अब हम पहुंच चुके हैं बीजक की पहाड़ी के नज़दीक। दोस्तों आपको ये जो पहाड़ी दिखाई दे रही है यह दोस्तों बीजक की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। इस पहाड़ी पर भी ये जो शिलाएं दिख रही हैं बिल्कुल गणेश जी की जो पहाड़ी पर शिलाएं हैं उसके समान ही हैं, परंतु दोस्तों इस बीजक की पहाड़ी के ऊपर मौर्यकालीन स्तूप अपने को देखने को मिलेगा, जो बौद्ध का अवशेष हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों ऊपर जब हम जाएंगे तो बीजक की पहाड़ी के ऊपर एक शिला पर स्थित एक हनुमान जी का मंदिर है। दोस्तों वह हमें देखने को मिलेगा, एक विशाल शिला पर ही वह मंदिर बना हुआ है। साथ में दोस्तों उससे थोड़ा सा ऊपर जब हम जाएंगे तो दोस्तों वहाँ अशोककालीन जो अवशेष हैं, बुद्ध के जो ध्वंस किए गए जो अवशेष अब बच रहे हैं वो हमें देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों वहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले हम ये दुर्गम पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी, जिसका जो रास्ता पत्थरों से भरा पड़ा है, उबड़ खाबड़ है। दोस्तों इस पथरीली पहाड़ी को चढ़ते हुए हम वहाँ पहुँचेंगे। आइए दोस्तों सफ़र शुरू करते हैं, वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं बीजक की पहाड़ी पर। विशाल शिला दिखाई दे रही होगी दोस्तों, देखिए ये एक लंबी शिला है और इसी शिला के नीचे एक मंदिर बना हुआ है। यह एक ही शिला है दोस्तों, और इसके नीचे जो मंदिर बना हुआ है वो प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। दोस्तों ऐसा बताते हैं कि यहाँ महाभारत काल में अर्जुन और श्री कृष्ण गुप्त मंत्रणा करने के लिए इस स्थान को चुनते थे। इस स्थान पे वो गुप्त मंत्रणा के लिए आते थे। दोस्तों यह जो मंदिर है प्राचीन मंदिर है और एक शिला पे बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन अभी हम करने वाले हैं, जो इस शिला के नीचे एक गुफा टाइप में मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन के बाद इसी पहाड़ी पर वो देखने के लिए हम लोग जाने वाले हैं। आपको स्तूप यहाँ से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इस मंदिर के दर्शन के बाद हम आपको वो भी दिखाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम भगवान हनुमान जी के दर्शन करते हैं।
तो दोस्तों, हनुमान जी के दर्शन के बाद अब हम चलते हैं मौर्यकालीन अवशेषों की ओर। यह रास्ता अवशेषों की तरफ जाता है। दोस्तों, मौसम बड़ा सुहावना हो चुका है। ईश्वर भी मेहरबान है। आज बारिश की बारीक बारीक बूंदे, सुहावना मौसम। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं बीजक की इस पहाड़ी के ऊपरी छोर पर, जहां पर मौर्यकालीन जो अवशेष हैं वो है। आइए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं मौर्यकालीन उन चैत्य विहारों को, अवशेषों को। अशोक के मन में एक विचलन पैदा हुआ और उसके बाद उसका मन बदल गया, जिससे वह अहिंसक बन गया और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद वह अनेक स्थानों पर विहार करने लगे, जहां उन्होंने अहिंसा का पाठ, दया भाव का पाठ लोगों को पढ़ाया। इसी प्रकार उसी कड़ी में सम्राट अशोक इस स्थान पर भी आए थे, जहां पर इस जगह को उन्होंने अपने जो एकांतवास था उसके लिए चुना था। देखिए दोस्तों, वर्ताकार रूप में ये जो बना हुआ स्थान है, ऐसा बताते हैं कि यहाँ चैत्य विहार हुआ करता था और इसी चैत्य विहार के चारों ओर ये बना हुआ है एक वर्गाकार आकार की स्थिति में एक स्थिति। और दोस्तों देखिए, साथ में ही चैत्य विहार के लिए कमरों के रूप में बने हुए आपको ये छोटी छोटी दीवारें भी दिखाई दे रही होंगी। दोस्तों, ये जो बना हुआ चैत्य विहार है, इसकी ईंटें ध्यान से देखिए दोस्तों, इसकी ईंटों की लंबाई और चौड़ाई को देखिए। ये ईंटें हमें बताती हैं कि ये कितनी प्राचीन रही होंगी और उस समय इन ईंटों का निर्माण किस तरीके से किया गया होगा। दोस्तों, आज ये ईंट वर्तमान की ईंट से दुगनी चौड़ाई की भी हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा बुद्ध विहार। ये बुद्ध के विहार देखने के बाद इसी पर थोड़ा सा ऊपर हम आए हैं। तो भ्रमण करते हुए जब आते थे तो उनको ठहरने के लिए, उनके रहने के लिए जो व्यवस्था की जाती थी वो चैत्य कहलाते थे। दोस्तों देखिए, चैत्य के लिए आपको दिखाई दे रहे होंगे एक कप के रूप में जो आकृतियाँ बनी हुई हैं। हालांकि जब ये अपनी पूर्ण अवस्था में थे तो ये बड़े ऊंचे ऊंचे रहे होंगे, परंतु जब अब ये अवशेष के रूप में हैं तो हमें एक छोटे छोटे कमरों के रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये चैत्य हुआ करते थे। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो आते थे वो रहते थे, ठहरते थे और अपना जो ध्यान मुद्रा जो थी वो करते थे। उसके बाद पुनः वो दूसरे किसी स्थान पर चले।
तो दोस्तों गणेश जी के मंदिर के पास में ही यहाँ एक पुरातत्व विभाग का संग्रहालय भी बनाया हुआ है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा निर्मित किया गया है। क्योंकि जो प्राचीन अवशेष मिले हैं उनको इस संग्रहालय में रखवाया गया है, जिससे यहाँ आने वाले लोग उन चीज़ों को देख सकें और जान सकें कि यहाँ का क्या इतिहास रहा है। 25,000 वर्ष पूर्व के जो अवशेष हैं वो यहाँ रखे हुए हैं, मौर्यकालीन अवशेष यहाँ रखे हुए हैं, महाभारत कालीन भी कुछ अवशेष इस स्थान पर हैं। तो दोस्तों अभी हम अंदर चलेंगे और संग्रहालय में जाकर के देखते हैं कि क्या क्या अवशेष हमें देखने को वहाँ मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं पुरातत्व विभाग के इस संग्रहालय के मुख्य द्वार पर। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा राजकीय कला दीर्घा विराटनगर। यह संग्रहालय पुरातत्व विभाग के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों यह जो वैराट है, विराटनगर का एक नाम वैराट भी है, यह एक पुरातन स्थल भी है। इस स्थान पर पुरातन विभाग ने खोज की, उत्खनन कार्य किया और यहाँ प्राचीन समय के कई विशेष चीज़ें ढूंढी है। दोस्तों यहाँ पर जो बीजक की पहाड़ी है जहाँ बौद्ध स्तूप मिले हैं, साथ में ही जब इस संग्रहालय में हम देखेंगे तो हमें वहाँ प्राचीन समय की पार्श्वनाथ जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। साथ में ही मर्ण जो मिट्टी होती है उससे बनी हुई मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ और चित्रित मृद भांड भी यहाँ देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसी स्थान पर इंडो ग्रीक कालीन सिक्के हमें देखने को मिलते हैं, जो भारत की यूनानी सभ्यता से संपर्क को दर्शाते हैं। साथ में ही प्राचीन समय के सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर मुगल कालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, लोधी वंश के सिक्के भी दोस्तों यहाँ देखने को आपको मिलेंगे। साथ में ही प्राचीन समय के जो पाषाण के एक तरीके से जिसको कह सकते हैं कि पाषाण उपकरण जो होते थे, जो हमारे दैनिक कार्यों में काम आते थे, वो भी दोस्तों इस राजकीय कला दीर्घा में हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यह जो संग्रहालय है, ये जो पुरातन अवशेष जो हैं उनको समाहित किए हुए है और हमें उस प्राचीन चीज़ों को देखने का एक प्रत्यक्ष रूप से यहाँ हमें मौका मिलता है। दोस्तों तो जो यहाँ की बीजक की पहाड़ियाँ हैं, भीम जी की पहाड़ियाँ हैं और भीमसेन जी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से जो पुरातन तत्व विभाग ने जो उत्खनन कार्य किया और उससे जो प्राप्त अवशेष हैं उनको इस संग्रहालय में रखवा दिया गया। दोस्तों यहाँ पर एक अशोक स्तंभ भी मिला था, जिसको कोलकाता संग्रहालय में अब स्थापित किया जा चुका है, जिस पर उस भाषा में ब्राह्मणी जो भाषा थी, खरोष्टी जो भाषा थी, उस भाषा में एक लेख भी अशोक के द्वारा लिखवाया गया था। दोस्तों वह अब यहाँ उपलब्ध नहीं है, परंतु उसको कोलकाता संग्रहालय में रखवा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर उत्खनन कार्य जो किया गया था वो 1871 में कर्नल भट्ट के द्वारा किया गया था। बाद में कर्नल कालाइन ने भी यहाँ पर उत्खनन कार्य किया और यहाँ अवशेषों को खोजा और यह जो एक जो क्षेत्र है वैराट सभ्यता के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, जो ग्रीक और इंडो सभ्यता को प्रदर्शित करता है